किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें एनपीके 05234 का इस्तेमाल कब करना चाहिए। इसके इस्तेमाल का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, सही मात्रा क्या है और साथ में इसके साथ हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। हम गेहूं में लंबी और मोटी बालियां कैसे ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य किसान भाई के साथ वीडियो शेयर भी करें। इसके साथ साथ जो भी आपका सवाल या सुझाव हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं आखिर हमें गेहूं की फसल में एनपीके 05234 का इस्तेमाल कब और क्यों और कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले थोड़ा बहुत एनपीके 05234 के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, एनपीके 05234 में 52% फास्फोरस और 34% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से अगर हम जानें क्या फ़ायदा मिलता है, तो इसके इस्तेमाल से आपके गेहूँ में बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियाँ हेल्दी आती हैं, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि होती है, आपकी बालियाँ मोटी आएंगी, लंबी आएंगी, जिससे आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम जानें कि यहाँ पे फास्फोरस का क्या काम होता है, क्योंकि आप सभी को कहीं ना कहीं ये तो पता ही होगा, फास्फोरस हमारी जड़ों के विकास में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप इस अवस्था में फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो बालियाँ बनती हैं, बालियों के अंदर जो आपके पोषक तत्व पहुँचते हैं, तो उन्हीं पोषक तत्वों को आपके बालियों के बालियों तक पहुँचाने का कार्य यहाँ पे फास्फोरस करता है। फास्फोरस यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आपके बालियों के विकास में फास्फोरस यहाँ पे अहम योगदान करता है। इसमें जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का काम भी आपके दाने के निर्माण में जाता है। पोटेशियम से आपके बालियाँ अच्छी आती हैं, दाने की संख्या में वृद्धि होती है, आपकी बालियाँ लंबी और मोटी आती हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि हाँ, इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हमें इसका इस्तेमाल किस समय करना चाहिए। खासकर गेहूँ की फसल में अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छा उत्पादन मिले, तो सही समय पर सही मात्रा में सही खादों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। और अगर बात की जाए 05234 के बारे में, तो इसका इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में गबोट अवस्था में करना होता है, बालियां आने से पहले वाली अवस्था में करना होता है। अब आपको कैसे पता चले कि हमारे गेहूं में गबोट अवस्था आ गई है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। आप अपने खेत में जाइए, वहाँ पे आप गेहूँ के पौधे देखिए। जब आपको लगे कि हाँ, गेहूँ के जो तने हो गए हैं, तने में थोड़ा सा मोटाई आने लगे, तने में थोड़ा सा गोलापन आने लगे, तो समझ लीजिए कि हाँ, बालियों का जो निर्माण है वो स्टार्ट हो गया है। बालियाँ बनने की शुरुआती अवस्था में ही आपको एनपीके 05234 का इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं कि आपकी आधी बालियाँ निकल आई हैं उसके बाद इस्तेमाल करिएगा। हालांकि लाभ तब भी मिलेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं गेहूं में आपको एनपीके 05234 का सबसे ज़्यादा लाभ मिल सके, सबसे ज़्यादा आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिल सके, तो इसके लिए बालियाँ बनते समय ही डालना सबसे बेहतर होता है। तो समय भी आपने जान लिया, आपने ये भी जान लिया कि इसके डालने से क्या लाभ होता है। अब हम ये भी जान लेते हैं आखिर हमें इसका कितनी मात्रा में प्रयोग गेहूं की फसल में करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में एनपीके 05234 की अगर हम मात्रा के बारे में जानें, अगर हम डोज के बारे में जानें, तो इसकी आपको 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में डालना चाहिए। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, बालियाँ अच्छी हेल्दी आएंगी, मोटी आएंगी, लंबी आएंगी और बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी किसान साथियों देखने को मिलने वाला है। तो ये तो हमने जान लिया कि हाँ, हमें 05234 कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, डालने से क्या लाभ मिलेगा। अब हम ये भी जान लेते हैं कि गबोट अवस्था में जब हम एनपीके 05234 का इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में करते हैं, तो इसी अवस्था में आपको और कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको इसका ज़्यादा लाभ देखने को मिल सके। किसान साथियों, गबोट अवस्था के बाद में आपकी बालियाँ निकलना चालू होती है, उसके बाद में फ्लावरिंग आती है, उसके बाद में आपके दाने का भराव होता है, उसके बाद में हम गेहूँ की कटाई करते हैं, पकने के बाद कटाई करते हैं। तो जो बालियाँ निकलने के बाद में जो दाने बनने वाली प्रोसेस होती है, इसमें बोरोन का काफ़ी अहम योगदान होता है। तो बोरोन का इस्तेमाल भी आपको गबोट अवस्था में करना होता है। इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, बोरोन का इस्तेमाल अगर आप गेहूं की गबोट अवस्था में करते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा ये मिलता है कि गबोट अवस्था के बाद जब बालियाँ निकलती हैं, उसके बाद में जब एक अवस्था आती है जिसको हम फ्लावरिंग की स्टेज बोलते हैं, यानी फूल
आने वाली अवस्था बोलते हैं। तो फ्लावरिंग की स्टेज में पॉलिनेशन होता है, मतलब परागण प्रक्रिया होती है, जिससे आपके मेल फीमेल फ्लावर से आपके दाने का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो इस अवस्था में बोरोन काफ़ी अहम योगदान करता है। बोरोन आपके पौधे में बालियाँ बनने में भी हेल्प करता है। आपके पौधे में फ्लावरिंग की स्टेज में जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण प्रक्रिया होती है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम भी यहाँ पे बोरोन करता है। अब सभी पोषक तत्वों को अगर सभी अंगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा गबोट अवस्था में सबसे ज़्यादा जो आपके पौधे का फोकस होता है वो होता है आपकी बालियों के निर्माण के ऊपर, यानी सबसे ज़्यादा तत्व आपको चाहिए बालियों के निर्माण की तरफ। तो यहाँ पे जो बोरोन होता है वो मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं, पानी वगैरह जो भी होता है, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, वो आपकी बालियों तक काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सही ढंग से पहुँचाएगा, जिससे बालियों का निर्माण भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि क्या हमें इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद करना चाहिए। तो बालियाँ निकलने के बाद कोई बहुत काम बोरोन का बचता तो है नहीं, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। हालांकि बालियाँ निकलने के बाद फ्लावरिंग की स्टेज से पहले आप चाहें तो इस्तेमाल कर जरूर सकते हैं, लेकिन अधिकतम लाभ पाने के लिए अगर आप खाद डालते ही, अपना पैसा लगाते ही हैं, तो सही समय पर डालना बेहतर रहेगा। तो आपको गबोट अवस्था में जब बालियों का निर्माण होता है, जब आप NPK 05234 डालते हैं, उसी अवस्था में आपको बोरोन का भी किसान भाइयों इस्तेमाल करना होता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हमें कौन सा बोरोन यूज करना होता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, तो 20% वाले बोरोन की यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होता है, और इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा ही यूज करनी है। अधिकतम 125 ग्राम और कम से कम 100 ग्राम मात्रा आपको यूज करनी है। इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करिएगा। 100 ग्राम मात्रा मेरे हिसाब से गेहूँ की फसल के लिए गबोट अवस्था में बेहतर मात्रा रहने वाली है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बोरोन खाद का इस्तेमाल कर देंगे तो पत्ते के ऊपर, मतलब पत्ते भी आपके जल सकते हैं, आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 100 ग्राम मात्रा आप प्रति एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में जब आप NPK 05234 डालते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम, उसी के साथ में 100 ग्राम आपको बोरोन भी यूज कर देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि, हालांकि आप इन दोनों खादों को एक साथ डाल तो सकते हैं, लेकिन बस एक सावधानी यही बरतनी है कि सबसे पहले आपको अलग अलग घोल बनाना होता है, मतलब इकट्ठा मत घोलिएगा, सभी का अलग अलग मिश्रण तैयार करिए, उसके बाद में एक साथ मिला के टंकी में डाल के आप इसका छिड़काव करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। अब हम बात ये भी कर लेते हैं कि इसके अलावा हमें और क्या डालना चाहिए। किसान साथियों, इसके अलावा आप एक दो चीज़ें और डाल सकते हैं। अगर आपका बजट हो तो आप कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं, बजट हो तभी डालिएगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे सागरिका लिक्विड के बारे में। अगर आप गबोट अवस्था में सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा? इसका इस्तेमाल से आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी आती है, पौधे तेज़ी से जल्दी से भोजन बना पाते हैं, क्योंकि इस समय बालियों का विकास होता है, पौधे सारा भोजन बालियों तक पहुंचाते हैं। तो जो सागरिका होगी वो भी, जो भी आपके तत्व होंगे वो भी आपके बालियों तक पहुंचाने का काम करेगी। सागरिका से प्रकाश संश्लेषण भी अच्छे से होता है, सागरिका से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधे का विकास तेजी गति से होता है। तो यहाँ पे आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम दानेदार सागरिका नहीं डालेंगे, यहाँ पे जो सागरिका लिक्विड डालेंगे, जो सागरिका तरल रूप में आती है, उसका हम किसान साथियों इस्तेमाल करेंगे। या फिर अगर आपको कोई अन्य ग्रोथ प्रमोटर पसंद आता है तो वो भी लिक्विड फॉर्म वाला आप आसानी से डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सागरिका डालिए, तो आपको सागरिका ही डालना है। आपके हिसाब से जो बेहतर लगे वो लिक्विड फॉर्म वाला आप ग्रोथ प्रमोटर इस अवस्था में डालेंगे तो भी अच्छा लाभ मिल जाएगा। और अगर हम बात करें सागरिका लिक्विड की, तो जो इफ्को की सागरिका लिक्विड आती है, इसकी आपको लगभग 300 से 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना होता है। ये तीन चीज़ें आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस तीनों का अलग अलग घोल बना के किसान भाइयों आपको छिड़काव करना होता है। अब हम एक खाद आपको और बता देते हैं, इसको आपको अपनी फसल के कंडीशन के हिसाब से ही डालना है, ऐसा नहीं कि आपको अपने सभी किसान भाइयों को डालना है। अब इसका इस्तेमाल तभी करना है, कई बार क्या हो जाता है कि जब हमारी फसल गबोट अवस्था में चली जाती है, मतलब जैसे बालियाँ निकलने की पहले वाली अवस्था में चली जाती है, तो उस अवस्था में कुछ भी कमी रह जाती है, ज़्यादा पानी हो गया, कुछ भी हो गया, ज़्यादा ठंडी की वजह से, या फिर कोई भी ऐसा कंडीशन आ गया जिससे आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी दिख जाती है। कई बार ऐसा होता है कि गबोट अवस्था में भी पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी दिख जाती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको अलग से नाइट्रोजन यहाँ पे देना होता है, लेकिन यहाँ पे हम मिट्टी में कोई भी खाद नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम छिड़काव विधि अपनाने वाले हैं। तो क्योंकि आप सभी को पता ही होगा NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो
नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यहाँ पे हम जो दानेदार यूरिया आती है उसका हम छिड़काव करने वाले हैं, उसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करने वाले हैं। तो दानेदार यूरिया 1 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस अवस्था में अगर आप डाल देते हैं, लेकिन ऐसा सभी किसान भाइयों को नहीं करना है। ऐसा केवल उन किसान भाइयों को करना है जिनकी फसल गबोट अवस्था में हो, फसल में पीलापन हो, पत्तों में पीलापन हो, नाइट्रोजन की कमी दिखती हो, तभी आपको यूरिया खाद का छिड़काव इस समय करना होता है। तो यहाँ पे 1 से 2 किलोग्राम दानेदार यूरिया का छिड़काव करेंगे तो आपके नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, पौधे में हरापन भी आ जाएगा, अच्छी ग्रोथ भी होगी, आपकी बालियाँ भी अच्छी आएंगी। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 4 खादें आपको बताई जिसका इस्तेमाल खासकर गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले करना है। पहला चीज़ आपको डालना है NPK 05234। इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। दूसरा आपको डालना है बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। तीसरा आपको डालना है सागर का लिक्विड 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और चौथी चीज़ आपको यूरिया का छिड़काव करना है, लेकिन इसका छिड़काव तभी करिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो, अन्यथा यूरिया नहीं डालना है। तो यूरिया यहाँ पे 1 से 2 किलोग्राम आपको गबोट अवस्था में नाइट्रोजन की कमी की अवस्था में आपको डालना होता है। ये चारों खादें आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई कमेंट पूछते हैं, तो मैं वीडियो में ही आपको बता देता हूँ कौन सी खादें किसके साथ आपको डालना है, कौन सी नहीं डालना है। तो ये चारों खादें आप एक साथ प्रयोग अवश्य कर सकते हैं, लेकिन बस छोटी सी सावधानी यही बरतनी है कि जब भी आप इन चारों खादों का इस्तेमाल एक साथ करें तो सभी का अलग अलग घोल बनाएं, उसके बाद ही प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप इकट्ठा घोल बना लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ रिएक्शन कर जाएगी, आपकी सारी खादें बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए सभी का अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद में जब आप छिड़काव करें तो टंकी में चारों खादें मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से बढ़िया लाभ मिलेगा। किसान साथियों, एक सावधानी ये भी बरतनी है कि जब भी किसान भाई इन खादों का इस्तेमाल करें तो मिट्टी में नमी आवश्यक है। मिट्टी में नमी रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। अगर नमी नहीं है तो हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप उसके बाद में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। गबोट अवस्था से लेकर जब तक आपके समस्त दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो पाता है तब तक आपको खेत में नमी की कमी नहीं करनी है। नमी की कमी हो जाएगी, मतलब पानी की कमी हो जाएगी, तो आपकी बालियाँ अच्छी नहीं आ पाएंगी, बालियाँ आपकी पतले रह जाएंगी, दाने आपके पतले रह जाएंगे, सुखड़े रह जाएंगे, जिससे आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो फोकस करना है सिंचाई पे, समय से सिंचाई करिए, उसके बाद में इन खादों का छिड़काव करेंगे। अच्छी बालियाँ, हल्दी बालियाँ, लंबी बालियाँ आएंगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।